हम लगातार नोएडा में बेतरतीब तरीके से चल रही पार्किंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि नोएडा में पार्किंग का खेल इतना बड़ा है कि कॉमर्शियल से लेकर रेजिडेंशियल तक हर जगह नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार पार्किंग शुल्क वसूलते नजर आएंगे। तो ऑपरेशन पार्किंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बता दें, जेई सुपरवाइजर और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जेई सुपरवाइजर और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल, संबंधित सर्कल के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल। जेई और सुपरवाइजर पर रहती है पार्किंग की जिम्मेदारी। नियमों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों पर नहीं होती कार्रवाई। बड़े स्तर पर मिली भगत का अंदेशा। तो बड़ी खबर ऑपरेशन पार्किंग को लेकर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। जेई सुपरवाइजर और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल, संबंधित सर्कल के अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल। जेई और सुपरवाइजर पर रहती है पार्किंग की जिम्मेदारी। नियमों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों पर नहीं होती कार्रवाई। बड़े स्तर पर मिली भगत का अंदेशा। तो ऑपरेशन पार्किंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, जेई सुपरवाइजर और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल। और हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं अमित चौधरी, हिमांशु शर्मा, और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी अनिल यादव भी मौजूद है। सबसे पहले रुक करते हैं अमित आपका, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, संदिग्ध भूमिका सवाल भी। और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें, धीरेन्द्र सिंह विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, आपका स्वागत है ऑपरेशन पार्किंग में। अमित, अब अंदर खाने क्या, क्योंकि कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। देखिए राहुल, सवाल इसीलिए इनकी भूमिका पर खड़े हो रहे हैं जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं इस पार्किंग को ठीक से चलाने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए, केवल जिम्मेदारी इतनी नहीं होती है कि पार्किंग का टेंडर दिया और छोड़ दिया, उसका निरीक्षण करने होता है। वहां पर अगर किसी तरीके की अनियमितताएं हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है, और अगर कार्रवाई की गई होती या समय समय पर निगरानी की गई होती तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग सामने नहीं आती, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार आ रही है। कई दिनों से हम अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तय जगह प्राधिकरण के द्वारा इन ठेकेदारों को अलॉट की गई, क्या उसी जगह पर पार्किंग लगाई जा रही है, क्या उतनी जगह में पार्किंग लगाई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जगह नियमों का उल्लंघन मिला। फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट तक जो पार्किंग ठेकेदार है उनके द्वारा नहीं छोड़ी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो जिम्मेदार है, खासतौर पर जेई, सुपरवाइजर या सर्कल के जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं उनके साथ साठगांठ है, जिसके चलते उनके मन इसी तरीके से बढ़े हुए हैं। धड़ल्ले से खुलेआम दो दो लाइनें सड़कों पर लगी हुई हमने देखी। जो पार्किंग की पर्ची काटने के लिए लोग लगाए गए थे, उनको अपनी कंपनी तक का नाम नहीं पता था, किस ठेकेदार के द्वारा उनको रखा गया ये नहीं पता था। यानी पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें हो सकता है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी ठेकेदार देता है तो उसकी पार्किंग को निरस्त करने का प्रावधान नोएडा प्राधिकरण के बायलॉज में, बावजूद उसके तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया। कल सीओ लोकेश एम हमारे साथ में जुड़े थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहां भी ऐसी खामियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अलग अलग जगहों पर आज भी हमने चेक किया, थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला। कहीं जहां रेट लिस्ट नहीं है, रेट लिस्ट लगाते हुए दिखे। कुछ गाड़ियों की संख्या अवैध पार्किंग में कम मिली, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखने की उम्मीद थी वैसी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। इससे साफ तौर पर यह इशारा होता है कि संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में हैं, और या किसी तरीके का उनका लालच है, जिसके चलते जो पार्किंग की व्यवस्था जो सोचकर लागू की गई थी कि शहर के लोगों को फायदा होगा, आराम से उनकी गाड़ियां सुरक्षित लगाई जाएंगी। लेकिन नोएडा का नाम विदेशों तक है, विदेशों तक से निवेश लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर नोएडा की सड़कों पर जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की तस्वीर बाहर जाएगी तो इन अधिकारियों पर किस तरीके के सवाल उठते हैं, ये आप साफ सोच सकते हैं राहुल। जाहिर तौर पर अब यही तो दर्शकों को बताना है और खुद भी जानना है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। नोएडा में अवैध पार्किंग को लेकर न्यूज स्टेट की मुहिम लगातार जारी है।
सोसाइटी से लेकर ऑफिस तक अथॉरिटी की पार्किंग वसूली से कोई भी जगह नहीं बची। नोएडा अथॉरिटी ने उस जगह पर भी पार्किंग बना दी जहां पार्किंग की कोई जरूरत भी नहीं थी। हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद आप पार्किंग ठेकेदारों ने रेट लिस्ट लगाना शुरू कर दिया ये देखने के बाद, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अभी भी नियमों की अनदेखी लगातार सामने आ रही है। अवैध पार्किंग को लेकर न्यूज स्टेट की मुहिम लगातार जारी है। अवैध पार्किंग का खेल इतना बड़ा है कि कमर्शियल से लेकर रेजिडेंशियल तक हर जगह नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार पार्किंग शुल्क वसूलते नजर आएंगे। उस जगह भी पार्किंग अलॉट कर दी गई है जहां वास्तव में पार्किंग की जरूरत है ही नहीं। न्यूज स्टेट की टीम ने एक एक कर नोएडा के कई सेक्टरों का जायजा लिया, जिनकी रिपोर्ट हम दिन भर आपको दिखाएंगे। आज हम आपको नोएडा के सेक्टर 60 का हाल दिखाएंगे। सेक्टर 60 के ए ब्लॉक का ये इलाका कमर्शियल इलाका है, लेकिन कमर्शियल इलाके में भी अथॉरिटी के ठेकेदार पार्किंग वसूली में लगे हुए हैं। तो नाम अपना बता दो एक बार आप। सुशील नाम है। सेक्टर कौन सा है जहाँ पर देख रहे हो? सेक्टर 60 है ब्लॉक। सेक्टर 60 ए ब्लॉक की पार्किंग आप देख रहे हैं। तो सेक्टर 60 ए ब्लॉक की पार्किंग इनके पास है और उसमें भी पॉइंट इनके डिवाइडेड किए गए हैं। तो अलग से आपके पॉइंट डिवाइड है। यूनिफॉर्म में ऊपर टी शर्ट डाली हुई है और नोएडा ऑथराइज्ड पार्किंग बाकायदा इनका है। इनका कार्ड भी है और कार्ड पर नाम भी आप देख सकते हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है। और क्लस्टर के अंदर जो दे रखा है इनका 3rd में वर्क सर्कल 5, 8 और 9 ये इसमें बाकायदा दिया हुआ है। लेकिन अब पार्किंग की बात कर लेते हैं, किस तरह से इलीगल पार्किंग चलती है उसको अब दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। इनसे हमने बात कर ली, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहती हुई कि मेरा पॉइंट वो है नहीं, कोई और है पॉइंट पर। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ पर इसी प्राधिकरण ने साइकिल स्टैंड बनाया था, मगर नोएडा अथॉरिटी की मेहरबानी से साइकिल स्टैंड अब कार स्टैंड बन चुका है। इन तस्वीरों को देखने के बाद न्यूज स्टेट के कुछ सवाल भी हैं। साइकिल स्टैंड पर पार्किंग किसकी मर्जी से हो रही है? पार्किंग ही करनी थी तो साइकिल स्टैंड पर खर्च क्यों किया गया? किस पैमाने पर पार्किंग स्पेस को चुन रही अथॉरिटी? सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहूँगा वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो पॉइंट बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। जो साइकिल स्टैंड है ये एक तरह से साइकिल स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है। ई साइकिल डॉकिंग स्टेशन एट नोएडा सेक्टर 60, ये आप देखिए यहाँ पर भी, यानी जो साइकिल का पॉइंट है यहाँ पर भी गाड़ियों की पार्किंग करा दी गई है। यहाँ कोई साइकिल अब नहीं खड़ी है और इस जगह पर सेक्टर 60 के अंदर ए ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को पार्क करा दिया गया। और ये हाल सिर्फ सेक्टर 60 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तस्वीर पूरे नोएडा की है। हर तरफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाके में बिना किसी ज़रूरत के पार्किंग पॉइंट बना दिए गए हैं और ये पार्किंग पॉइंट अब ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों की उगाही का जरिया बनते नजर आ रहे हैं। सेक्टर 60 के बाद हम आपको दिखाते हैं नोएडा के सेक्टर 126 और सेक्टर 125 का हाल। इस इलाके में भी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए निर्धारित पीली पट्टी के बाहर ही खड़ी नजर आ रही हैं। नोएडा में पार्किंग को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने जो रूल्स, जो मानक सेट किए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर देखिए सेक्टर 125 की तस्वीरें हैं। ये गाड़ी तो पार्किंग लाइन के ठीक बाहर खड़ी है और यहाँ पर अगर लाइन से आपको गाड़ियों की दिखाएं तो देखिए यहाँ पर आपको पीली रंग की एक पट्टी नज़र आएगी। इसके अंदर ही आपको गाड़ियाँ खड़ी करनी है, यानी गाड़ियाँ जो है वो ऐसे ऐसे सीधी खड़ी करनी है। लेकिन ये सारी गाड़ियाँ जो है वो टेढ़ी लगी हुई हैं और देखिए सड़क से कितनी बाहर तक 2-2 हाथ बाहर ये गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। और ऐसे में अगर कोई बहुत तेज़ स्पीड से आता है तो गाड़ियों को टक्कर भी लग सकती है। ऐसे इनकी गाड़ियाँ भी डैमेज हो सकती हैं और जो सड़क पर ये चल रहे हैं लोग, इनकी गाड़ियाँ भी डैमेज हो सकती हैं। नोएडा अथॉरिटी के इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? छोटू यादव। ये बताइए मुझे, ये जो गाड़ियाँ पार्क आप करवा रहे हैं पार्किंग से हो? हाँ जी। कहाँ है आपका कार्ड?
कार्ड पास में नहीं है, बाकी मोबाइल में है भैया। पास में क्यों नहीं रखते हैं कार्ड? और मेन बात तो रोज का भैया ये काम है, तो कहाँ से भैया पास, ऐसा कोई बात ना। आज ला कार्ड तो इसीलिए आदमी रखता है ताकि आप पहचान बता सको कि हाँ भाई हम ये। वो कपड़ा वो कल चेंज किया ना, इस वजह से रूम में छूट गया, कोई बात नहीं। वैसे कार्ड थोड़ा सा इधर हो जाए। मुझे ये बताइए, एक सवाल है मुझसे, बस एक सवाल पूछूंगा। ये जो गाड़ियाँ आपने खड़ी करवाई हैं, जी हाँ पीली रंग की जो पट्टी है उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होनी है? होना चाहिए, बाकी वो कॉलेज वाला बच्चा मानता ही नहीं ना भैया, वो लगा के स्टेड़ा में। बहुत सारे हमारे सामने ऑफिस वाले भी लगाए हैं, उन्होंने भी ऐसी खड़ी, उधर भी ऐसी खड़ी है। शुरुआत से वो ऐसी गाड़ी लगते आया। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। मेन बात अरे तो मैं गलत है कि सही है ये तो बताओ। है गलत, बाकी जगह के हिसाब से गाड़ी लगेगा ना भैया। ठीक है, तो देखिए ये नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं जो पार्किंग को लेकर यहाँ लोग खड़ी करवाते हैं, लेकिन गाड़ियाँ लाइन से देखिए तो सारी की सारी जो है अवैध रूप से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। चूँकि लोग पार्किंग में गाड़ी इसी वजह से लगाते हैं ताकि उनकी गाड़ी सुरक्षित रहे और सड़क भी सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन यहाँ पर ना गाड़ी सुरक्षित है और ना सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ और लोग सुरक्षित नजर आ रहे हैं। नोएडा भर में फैले पार्किंग के इस जंजाल पर न्यूज स्टेट ने नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई के जरिए जिन 5 सवालों के जवाब मांगे थे, उनके जवाब हमें मिले नहीं। जवाब देने की जगह अथॉरिटी की तरफ से गुमराह करने की कोशिश होती रही। न्यूज स्टेट के सवालों का जवाब देने के बजाय प्राधिकरण जिस तरीके से इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये संस्था के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करता है। पार्किंग को लेकर न्यूज स्टेट के कुछ सवाल हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े हुए हैं। कहाँ पार्किंग बनेगी, कहाँ नहीं, ये कैसे तय किया जाता है? पार्किंग को लेकर पॉलिसी क्या है? क्या फ्री में पार्किंग और कहाँ पैसे लगेंगे, ये कैसे तय किया जाता है? क्या जिन दफ्तरों या सोसाइटी के सामने पार्किंग बनाई जाती है उनसे राय ली जाती है? पार्किंग के रेट कैसे तय किए जाते हैं? क्या नोएडा में चल रही सारी पार्किंग वैध हैं? पार्किंग के जरिए नोएडा अथॉरिटी की सालाना कमाई कितनी होती है? हमारी मुहिम पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने तुरंत संज्ञान लेने की बात की। दूसरी ओर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी शहर में चल रहे पार्किंग के इस गोरख धंधे पर एक्शन लेने की बात कही। न्यूज़ नेशन नेटवर्क द्वारा लगातार ऑपरेशन पार्किंग दिखाया जा रहा है। इस ऑपरेशन पार्किंग में पार्किंग संचालक कंपनियां लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ओवर रेटिंग के प्रूफ सामने आ चुके हैं और अवैध पार्किंग के प्रूफ सामने आ चुके हैं। साथ ही पार्किंग की पर्ची काटने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो खुद को प्राधिकरण का अधिकारी बताकर दबंगई दिखाते हुए भी नजर आए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे न्यूज़ नेशन नेटवर्क का मकसद है कि किसी भी शहर में पार्किंग और सड़कें मुख्य ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा जो पार्किंग है वो लोगों को सहूलियत देने के लिए दी गई थी, लेकिन पार्किंग का जिस तरीके से संचालन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर होने वाली पार्किंग से जाम की स्थिति बनी रहती है। पूरे मामले को दिखाने के बाद अब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम द्वारा कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। ट्रैफिक सेल के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि जहां भी पार्किंग के नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आए वहां पर कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए और अगर पार्किंग कैंसिल करने जैसे नियमों की उल्लंघन हो रहा है तो पार्किंग कैंसिल भी की जाए। फिलहाल अब देखना होगा ट्रैफिक सेल नोएडा प्राधिकरण का किस तरीके की कार्रवाई करता है और जो कार्रवाई होती है उसके बाद शहर की कितनी तस्वीर बदलती है। लोगों को इन पार्किंग की पर्ची काटने वालों से निजात मिल पाएगी, अवैध पार्किंग बंद हो पाएगी, या जिस तरीके से मनमानी की जा रही है उन पार्किंगों को कैंसिल भी किया जाएगा, या फिर इसी तरीके की तस्वीर रहेगी। हम अपने दर्शकों को लगातार हर तस्वीर के बारे में बताते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। 2 दिन हो चुके हैं। पहले दिन से सीईओ सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। जब तक नोएडा में पार्किंग के इस गोरख धंधे का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक न हम रुकेंगे न हम थकेंगे। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ, क्योंकि ऑपरेशन पार्किंग अभी जारी है। 3 न्यूज़ स्टेट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनमानी रुकेगी? अवैध रूप से जो पार्किंग हो रही है कार्रवाई कब होगी? और जो ओवररेट किया जा रहा है इसे लेकर कार्रवाई कब होगी? क्या पारदर्शिता बरती जाएगी? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी एमएलए जुड़े हुए हैं। मैं अनिल चाहता हूं कि आप उनसे सवाल कीजिए। धीरेन्द्र जी बहुत नमस्कार, मैं अनिल यादव बात कर रहा हूं न्यूज़ नेशन से। मेरी आवाज आपको मिल रही है? पहले तो बहुत शुभकामनाएं। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। 30 अक्टूबर को उद्घाटन होने जा रहा है आपके एयरपोर्ट का।
जी बिल्कुल, आपकी सूचना के लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धीरेन्द्र जी, ये एयरपोर्ट निश्चित तौर से इस जनपद और उत्तर भारत के लिए एक नई इबारत लिखेगा। धीरेन्द्र जी, आपको आज जोड़ने का ना बड़ा खास मकसद था, क्योंकि सिर्फ आप एक विधानसभा के विधायक नहीं है, आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। जिस तरीके से कोविड-19 में जो आपने काम किया था ना, वो पूरे देश ने देखा था। तो कोई भी गौतम बुद्ध नगर में कोई भी समस्या आती है तो एक उम्मीद की किरण आपसे जगती है कि लोकप्रिय विधायक हमारे धीरेन्द्र जी हैं, वो कुछ इसमें कुछ तो संज्ञान लेंगे और कुछ तो कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। तो इशू धीरेन्द्र सर, एक छोटा सा इशू ये है, ये जो पॉलिसी बन चुकी है ना नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, ये पॉलिसी ये है ना, इसमें रायशुमारी करी गई RWA की, ना उद्योग से जुड़े लोगों की, ना एंटरप्रेन्योर्स की। एक पॉलिसी बना के रख दी जाती है, रातों रात एक पट्टी खींच दी जाती है विधायक जी, और उस पट्टी के बाद कल से आपको पैसे देना तय करना है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी किराया देना, ये पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है, ओवर चार्जिंग हो रही है। 100 मीटर का अगर ठेका मिला है वो 500 मीटर तक कर रहा है। तो विधायक जी इसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये स्टेप आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जेवर में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जितने उद्योग शामिल होंगे, अगर यही समस्या रहेगी तो समस्या वहां तक बढ़ेगी। तो नोएडा की इस पॉलिसी से हम कैसे निजात पाए? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी भावनाएं मेरे प्रति जो हैं वो मेरे लिए प्रेरणा का विषय। और जो आपने समस्या नोएडा की रखी है, यद्यपि मैं नोएडा से विधायक नहीं हूं, मैं समझता था कि आप एयरपोर्ट से संबंधित और जेवर विधान से संबंधित कुछ प्रश्न मुझसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक हूं और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें अभी मुझे संज्ञानित हुई हैं जिनसे मैं भी चौंका हूं। क्योंकि नोएडा ऐसी एक अहमियत हासिल कर चुका है, वो मुकाम नोएडा के पास है पूरी देश में और दुनिया में, कि इस ज़िले को जाना जाता है नोएडा के नाम से। तो अगर वहाँ ऐसी बदहाली है, उसके क्या कारण है, निश्चित तौर से ये सारे विषय जो आपके द्वारा उठाए गए वो हम संज्ञान में सरकार के लाएंगे। और आप यकीन मानिएगा कि हमारा काम ही ये है कि जो भी जनता को असुविधाएं हो रही हैं, अगर उनके विषय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे संज्ञान में आते हैं तो फिर ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें उस मंच से सॉल्व कराएं जो इसके लिए बना है। मैं वहाँ के विधायक और सांसद जी से भी इस विषय में बात करके हम तीनों लोग एक रूपरेखा बनाकर इसे सरकार के संज्ञान में लाएंगे। और जो जो आपने बिंदु रखे हैं नोएडा में, किस तरीके से अवैध पार्किंग हो रही है या ठेकेदार क्या मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आरंभ होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो नियम से होनी चाहिए। और लोगों को शहर हमने बसाएं, जो असुविधा हो रही है पार्किंग की वजह से, वो भविष्य में ना हो, उसके लिए प्राधिकरण स्तर से भी, शासन स्तर से भी और सरकार स्तर से भी पूरे प्रयास भविष्य के लिए किए जाएंगे कि पार्किंग की समस्या, जिसका कष्ट लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं, उससे निजात उन्हें मिल सके। विधायक जी, उम्मीदें आपसे इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कई बार वॉच किया है अनिल जी कि देश में नहीं, विदेशों में, कई बार विदेशों में लोग फंसे और आपने कितनी बार अलग अलग मंत्रालयों से बात करके उन्हें देश में लाए। अलग अलग मामलों में, कोविड में हमने देखा, कई चीज़ों में हमने देखा, और हमने देखा कई बार आप विधानसभा से अलग भी लोगों के सेवा भाव में जुटे रहते हैं। और ये एक तरीके से पुण्य का काम है, इस पॉलिसी के ऊपर गौर करना विधायक जी पुण्य का काम है इस वक्त। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि अभी जेवर विधानसभा में हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने और आशीष महेश्वरी, अमित चौधरी वगैरह ने लिफ्ट एक्ट के मुद्दे को उठाया। और आपने देखा होगा कि जब आप लोगों ने ये चीज़ संज्ञान में लाई तो उसे सरकार तक हमने पहुंचाया और आज लोगों को वो लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट मिल चुका है। विधायक जी, इस पॉलिसी को, इस गलत पॉलिसी को लेकर कब आप सदन में मुद्दा उठाने जा रहे हैं विधायक जी? ये कब का विषय नहीं होता, ये तो आज से ही संज्ञानित हो गई,
क्योंकि हमारे पास जनता की समस्याओं के अलावा और कोई मुद्दा होता ही नहीं है। और हम जनप्रतिनिधि आज इसीलिए हैं, आज योगी जी का हमारे पास नेतृत्व है, तो आप यकीन मानिए कि ये समस्या आज से ही हमने अपनी समस्या मान ली। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो तकलीफ़ें लोगों को हुई हैं वह आपको नज़र आएगा कि भविष्य में वो तकलीफ़ें न हों। यही तो खूबी है और यही होता है कि जब आप तक बात पहुंचती है तो ये बात जहां पहुंचानी होती है वो अपने आप पहुंच जाती है। और इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दे, और सवाल भी है, दर्शकों के मन में ये सवाल उठेगा, क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? सीईओ लोकेश एम के आदेश नहीं मान रहे अधिकारी। न्यूज स्टेट पर सीईओ लोकेश एम ने दिया था कार्रवाई का भरोसा, 24 घंटे बाद भी पार्किंग मामले में नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीईओ लोकेश एम के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं। अमित चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? क्योंकि असर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए कल शाम को जो मुहिम हमने चलाई थी उसमें खुद लाइव आकर सीईओ लोकेश एम द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद आज हम और अनिल यादव जी मुलाकात करने के लिए भी गए और सीईओ साहब ने बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों को सामने रखा। और उसके बाद जो इस ट्रैफिक सेल के हेड हैं एसपी सिंह, उनसे भी मुलाकात कराई। जो इलाके के जई हैं उनको भी बुलाया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के निर्देश हमारे सामने खुद सीईओ द्वारा दिए गए थे। लेकिन अगर तस्वीर बदलने की बात की जाए राहुल, तो तस्वीर केवल इतनी बदली है कि जहां पर रेट लिस्ट नहीं लगी थी, मनचाही तरीके से पैसा वसूल किया जाता था, ऐसी कुछ एक जगहों पर नए बोर्ड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर जो हमने दिखाया था कि साइकिल ट्रैक के ऊपर पार्किंग की गई है, वहाँ कुछ गाड़ियों की संख्या कम मिली है। लेकिन जिस तरीके से सेक्टर 125 के इलाके से आज हमने रिपोर्ट किया, वहाँ अभी भी अगर जाकर देखेगी प्राधिकरण की टीम, तो अभी भी 2 लाइन में गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, मोड़ पर 2 लाइन में गाड़ी खड़ी मिलेंगी। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तमाम कॉलेज हैं वहाँ पर। अगर ऐसे इलाके पर भी शुरुआती कार्रवाई नहीं की गई है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके का मन है निचले स्तर के अधिकारियों का और अपने सीनियर अधिकारियों को कितनी गंभीरता से वो लेते हैं। एक तस्वीर में प्लानिंग की और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा राहुल। एडवांस बिल्डिंग के पास मौजूद हूँ। एडवांस बिल्डिंग के सामने से जो रास्ता निकलता है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इस रास्ते को वैकल्पिक तौर पर यूज किया जाता है नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने के दौरान। जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा हो जाए या वीवीआईपी आगमन हो तो हाईवे को केवल वीवीआईपी आगमन के लिए खोला जाता है और इस रास्ते का इस्तेमाल तमाम गाड़ियों को निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन इस एडवांस बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे एक लाइन में आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी, यानी ऐसा रास्ता जो इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, उस रास्ते पर भी नोएडा अधिकारियों के प्राधिकरण ने ऐसी प्लानिंग की कि यहाँ पर भी पार्किंग का ठेका छोड़ दिया गया है। ज़्यादातर मॉल में आपने देखा होगा कि मॉल की पार्किंग मॉल के अंदर होती है, लेकिन इस मॉल के बाहर यहाँ पार्किंग का ठेका ऐसे रोड पर जो काफ़ी संवेदनशील है, किसी हादसे के वक्त यूज किया जा सकता है। पिछले दिनों एक हाई टेंशन जो टावर है बिजली का वो गिर गया था, हाईवे 2-3 घंटे तक बंद रहा था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसी रास्ते को चुना गया था। दूसरी तरफ का सर्विस रोड जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जाता है, उस पर भी कई जगह इसी तरीके की पार्किंग दी गई है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक तरफ तो पार्किंग का टेंडर है, दूसरी तरफ जो तमाम गाड़ियां हैं वो आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। यानी इमरजेंसी के वक्त अगर एक्सप्रेसवे पर किसी तरीके का हादसा होता है तो आप 2 घंटे से 2.5 घंटे तक जाम में फंसेंगे और प्राधिकरण के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपको किसी दूसरे रास्ते से निकाल सके। सड़क बनाई थी यही सोचकर बनाई होगी कि अगर किसी तरीके की विपदा आती है, कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसमें इन सड़कों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसको भी पैसे कमाने का जरिया बना लिया गया। इसमें किस तरीके की नियमों की अनदेखी हो रही है, स्पष्ट तौर पर कोई जवाब प्राधिकरण की तरफ से नहीं दिया गया है। पार्किंग का एरिया कितना है यहाँ की मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर आपको दिखाने के लिए। कई पार्किंगों में हमने जाकर देखा पीली पट्टी लगी हुई थी और उस पीली पट्टी के अंदर ही गाड़ियां रखने की हिदायत प्राधिकरण की तरफ से दी जाती है, लेकिन यहाँ आपको पीली पट्टी भी नहीं दिखाई देगी। किसी भी गाड़ी के नीचे पीली पट्टी भी मिट गई है। कोई भी बोर्ड दूर तक नहीं दिखाई देगा कि पार्किंग की दर क्या है। पार्किंग संचालक भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।
तो आप प्लानिंग का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे रास्ते जो इमरजेंसी में प्रयोग किए जा सकते हैं उन रास्तों को भी अब पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है। और मॉल के बाहर, जहां मॉल को ये शर्त होती है कि वो पार्किंग अंदर करेगा, उस मॉल के बाहर भी पार्किंग का टेंडर दे दिया गया। इस पार्किंग से थोड़ा आगे चलते हैं, सीएनजी पंप है, उस सीएनजी पंप पर गाड़ियों की कतार लगी रहती है सीएनजी डलवाने को लेकर। तो कितना व्यस्त इलाका है इसके आसपास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों कंपनियां हैं, दर्जनों सोसाइटियां बन गई है, लाखों लोग रहते हैं। तमाम लोगों को सुबह शाम अपने घर आना जाना होता है, उनको भी यहाँ पर रेंग रेंग कर अपनी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। राहुल, केवल और केवल ऐसी पार्किंग की वजह से, हालांकि कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। और यही समस्या है धीरेन्द्र जी, क्योंकि बात हो रही है नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, तीसरा विकास प्राधिकरण है यमुना विकास प्राधिकरण, चौथे न्यू नोएडा की बात हो रही है। ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी गंभीर है ये, मनमाना रवैया किस तरीके से चल रहा है। जवाबदेही किसी की है नहीं, तो सवाल जनप्रतिनिधि से, मदद जनप्रतिनिधि से। और यही उम्मीद है आज आपसे बातचीत हो रही है और ये सूचना जहां पहुंचनी है पहुंचेगी आपके माध्यम से। राहुल जी, देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या खेल होता था। यमुना प्राधिकरण लगभग डूब चुकी थी पुरानी सरकारों की नीतियों की वजह से। रेरा का गठन 2017 के बाद हुआ, बहुत से फ्लैट बायर्स, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। और मैं अब सीधा बिंदु पर आता हूं, ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश के मुखिया का जो विज़न और कमिटमेंट है जनता के प्रति, इस 25 करोड़ आवाम के प्रति प्रदेश की, मैं आपको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और उनका एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते, वो मेरे अध्यक्ष हैं जी विधानमंडल दल के, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह विषय निश्चित तौर से उनके संज्ञान में लाया जाएगा। आप ही के साथी हैं विधानसभा में और मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाशंकर सिंह जी, समस्या बहुत विकराल है नोएडा की। पार्किंग, पारदर्शिता कोई नहीं कि आम जनमानस और अथॉरिटी के बीच एक पारदर्शिता रहे, जानकारी सबको रहे, कहां पार्किंग है कहां नहीं है, कितना रेट तय है, कुछ भी नहीं, सारा मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है। सवाल यह है कि ये समस्या हो सकता है किसी के लिए छोटी है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। इसका निवारण कैसे होगा? देखिए, अभी 6 सितंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर से एक परिवहन विभाग का एमओयू हुआ है। तो खड़गपुर के जो हमारे आईआईटीएन है, प्रोफेसर हैं, वो इस बारे में बताएंगे ट्रैफिक के बारे में, और कहाँ पर जो है स्टैंड रहे, कैसे जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए उनसे हम लोग ने एक एमओयू साइन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 सितंबर को उन्हीं के समक्ष इस एमओयू को हमारे परिवहन विभाग ने साइन किया है। तो उनके सुझाव के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे बड़े महानगर है जहाँ पर जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, उसका वो समाधान बताएंगे। मंत्री जी, ये कदम आपका स्वागत योग्य है, लेकिन एक आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा। न्यूज नेशन ने एक आरटीआई लगाई थी नोएडा ट्रैफिक विभाग के लिए अथॉरिटी में। इसका जवाब, 5 सवालों का जवाब सिर्फ छोटा सा आया, सूचना संकलित नहीं है। आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। मैं और मेरे सहयोगी जब अमित चौधरी गए, ना सूचना दी गई, सूचना के नाम पर दर दर हमें भटकाया गया। आप कह रहे हैं इतना, मतलब हाईटेक, आज के टाइम में इतना हाईटेक नोएडा अथॉरिटी है और आप लोग इतने हाईटेक है, आईटी इतनी हाईटेक है, क्या एक आरटीआई का जवाब ऑफिस में मिलकर दिया जाता है? और मिलकर दिया जाता है तो मिलकर भी नहीं दिया गया। अब ये आपका विषय है, यदि आप संज्ञान में देंगे तो इसको जरूर हम लोग पता कराएंगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं, अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है। दयाशंकर जी, ये ठीक है, आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूं। आप लोगों का काम है नीति बनाना,
लेकिन उस नीति को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, अगर वो काम नहीं कर रहा है। सबकी है, हम सबकी है, केवल सरकार की नहीं है। देखिए, जब व्यवस्था जब अच्छी तभी हो पाएगी कि सभी लोग अपने अपने। मंत्री जी, क्या ये व्यवस्था सिर्फ पार्किंग शुल्क वसूलने से पूरी हो जाएगी? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या पार्किंग, क्या अथॉरिटी खुद आकर पार्किंग व्यवस्थित नहीं करा सकती? गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं उनके चालान होने चाहिए, लेकिन जब अथॉरिटी खुद सड़क पर पार्किंग अलॉट कर देगी, मंत्री जी तो बताइए आम आदमी क्या करेगा? आप कह रहे हैं पार्किंग अलॉट कर दी जाती है। मंत्री जी, पूरे नोएडा की सड़कों पर पीली पट्टी पाट दी गई, उसे अलॉट कर दिया गया। मंत्री जी, हम आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, अगर खामियों को पता करने के लिए अगर आरटीआई लगाई जाती है तो आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिलता। मंत्री जी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका विजन और सबका विजन बहुत क्लियर है, सब लोग तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों के जो कारनामे वो तक आप तक पहुंचेंगे। ये योगी की सरकार है, जो गलत करेगा वो दंड पाएगा। तो आप न्यूज स्टेट के दर्शकों से क्या आश्वासन देना चाहते हैं? न्यूज स्टेट के दर्शकों को सबका साथ सबका विकास, न किसी के अवर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर सरकार चल रही है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। जवाबदेही कैसे तय होगी? सबकी जवाबदेही है, हर व्यक्ति की अपने अपने पार्ट का काम करना है, वही उसकी जवाबदेही है। जो नहीं कर रहा है, जो ढंग से नहीं कर रहा है, ये उसकी गलती है। और इस गलती पर कार्रवाई क्या? जब जवाब मांगने की कोशिश की गई तो जवाब तो मिला ही नहीं। कार्रवाई होती है, कार्रवाई हर स्तर पर हो रही है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है। और आप देखे होंगे कि 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर नहीं, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है मंत्री जी, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस सरकार में भी ऐसे कैसे हो सकता है कि अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपसे उम्मीद है। जो अधिकारी ऐसा होगा आप संज्ञान में दीजिए, उसको हम लोग परीक्षण करेंगे, जो गलती होगी उसकी उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्रवाई की तो बात कही जा रही है, लेकिन आज से कल में क्या कुछ बदला है ये भी जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कई जगह आप गए, पार्किंग की स्थिति को समझा, परखा, कुछ बदलाव आपको दिखा? और बिल्कुल देखिए, जो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं उसमें अब तक तो कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया है। आज भी ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग सेक्टर्स में हमने जाकर देखा तो वहां पर जस की तस स्थिति वहां बनी हुई है। रोड के जो पीली पट्टी प्राधिकरण की तरफ से खींची गई है, ठेकेदारों द्वारा खींची गई है, वहां पर अभी भी उसके बाहर गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है। और ये तस्वीरें भी देख लीजिए, अभी भी आप यहां पर आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल तमाम बड़ी कंपनियां यहां पर हैं। अब यहां पर जो एम्प्लॉय आते हैं जॉब करने के लिए, उनकी क्या गलती है? एक सवाल ये भी बनता है कि ये क्यों पैसे दें पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए या अपने टू व्हीलर को खड़ा करने के लिए? ये यहां जॉब करने के लिए आते हैं, उसके बाद भी इस सड़क पर पीली पट्टी बना दी जाती है। जबकि अगर इनकी सैलरी पर जाएं हम तो महज इनकी सैलरी किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35 या उससे भी कम है। यानी इनकी जेब पर भी असर पड़ता है और इसका सीधा सीधा जो फायदा उठाते हैं वो पार्किंग माफिया में के जो पार्किंग अवैध रूप से कराते हैं वो कराते हैं। आप देखिए यहां पर पीली पट्टी के उधर अभी भी आप देखेंगे जो टू व्हीलर हैं वो सारे खड़े हुए हैं। रोड की वजह, रोड आप देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ियां इस तरह से लगाई गई हैं, इस रोड पर तो पीली पट्टी है ही नहीं। तो तमाम तरह की जो आप देख रहे हैं, और चाबी का गुच्छा जो है वो अपने हाथ में लेकर जो यहां पर अपने आप को ऑथराइज्ड पार्किंग वाले बताते हैं वो लेकर घूमते हैं। यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, कौन ऑथराइज्ड है कौन नॉन ऑथराइज्ड है ये भी पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। और अगर इनसे सवाल कर दें तो लड़ने के लिए अलग से ये आ जाते हैं। और ये मुहिम जो हमारी चल रही है ये इसीलिए चलाई जा रही है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके और अथॉरिटी अपना स्टैंड ले। जिस तरह से हमारे जो सीनियर सहयोगी हैं, संवाददाता हैं अनिल जी, जो लगातार लोकेश एम के पास गए, उन्होंने बातचीत भी की, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। अधिकारियों को फटकार लगा दी गई। अब इसमें क्या समझा जाए? क्या अधिकारियों की मिलीभगत है? नीचे के जितने सुपरवाइजर हैं, आज जब हम सुपरवाइजर के पास पहुंचे, उनको पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लेंट दी गई है, लेकिन कंप्लेंट देने के बाद भी एक हफ्ते बाद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेक्टर 62 के अंदर जो साइकिल ट्रैक है उस पर आज भी
पार्किंग कराई जा रही थी, अवैध रूप से पर्ची काटी जा रही थी, वहां पर पार्किंग माफिया मौजूद थे, यानी कि जो इलीगल पार्किंग की पर्ची काट रहे थे वो मौजूद थे। और यहां पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें यहां दिख जाएंगे, तमाम लोग, एम्प्लॉयज यहां सड़क पर आपको दिख जाएंगे। और इनकी परेशानी भी ये है, इनसे हमने बात भी की तो इनका भी यही कहना है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम कंपनी के पास आते हैं और कंपनी का साफ तौर पर कहना है अगर आप अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करेंगे या अपना टू व्हीलर को बाहर खड़ा करेंगे तो अथॉरिटी ने जो नियम बनाया है उसमें आपको पैसे देने ही होंगे, वो भी अपनी पॉकेट से। कंपनी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। तो सारी बात कंपनी ने एम्प्लॉय पे टाल दी और एम्प्लॉय की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अधिकारी हैं जो नींद में सोए हुए हैं, कब जागेंगे ये देखना होगा और कब उनकी घंटी बजेगी। जिस तरह से लोकेश एम जो यहां के सीईओ हैं नोएडा प्राधिकरण के, कब जागेंगे ये देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाएगा। निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत सीधे तौर पर होती है, ये स्पष्ट आपको बता दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेंडर जारी कर दिए जाते हैं और जो टेंडर लेने के बाद का प्रोसेस होता है, कई महीनों तक जो पैसा दिया जाता है अथॉरिटी में वो पहुंचता ही नहीं है। ये भी एक सवाल जो सूत्रों से निकलकर जानकारी मिली है इसके अंदर होता है और बाद में सेटलमेंट के नाम पर बड़ा खेल होता है अथॉरिटी में। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा प्राधिकरण को देना होगा। लोकेश एम को इस और संज्ञान लेना होगा जो सीईओ हैं नोएडा प्राधिकरण के, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आगे तक जो पार्किंग है वो लगी हुई है। येलो पट्टी आप देखेंगे, उससे उधर भी बाइक खड़ी है, दूसरी तरफ गाड़ियां भी खड़ी हैं। तो इस तरह से ये गाड़ियां मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके हिमांशु आते हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, मंत्री यूपी सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, बड़ी समस्या है नोएडा में पार्किंग को लेकर, क्योंकि अथॉरिटी बता नहीं रहा है कि नियम कायदा कानून क्या है। बस पीली पट्टी खींच के पार्किंग तैयार और वहां गाड़ी लगाने की जो नीति है, जो नियम है, वो भी बताने के लिए नहीं तैयार। जो वहां पार्किंग में मौजूद होता है अपने आप को अथॉरिटी का आदमी बताता है, मनमाना तरीका अपनाता है। सवाल यह है कि ऐसी समस्याएं, जन समस्याएं, कैसे उससे निवारण मिलेगा? कपिल देव अग्रवाल जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, आवाज दोबारा कॉल करना पड़ेगा। सवाल यह है कि नोएडा में पार्किंग की समस्या, अथॉरिटी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। सड़क पर यह भी कोई नियम नहीं है कि कितनी मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए जहां अथॉरिटी पार्किंग दे सकती है। जहां लगा वहां पीली पट्टी खींचकर पार्किंग का काम शुरू हो जाता है। कोई नियम कायदा कानून अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं। हर रोज लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, प्राधिकरण अथॉरिटी कायदे से कानून से ही चल रही है। जो विषय आपने बताया है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अथॉरिटी में कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो ऑटो सिस्टम हो, या फिर अगर पार्किंग का कोई विषय आया है तो निश्चित रूप से वो चीज टेंडर होकर के तब वहां पर हुआ होगा और टेंडर होने के बाद भी प्रक्रिया होती है। ऐसा तो नहीं है किसी ने ऐसी सही तरीके से किसी को दे दिया होगा। उसके अंदर सारे पैरामीटर खुले होते हैं। नहीं मंत्री जी, देखिए टेंडर और सारी चीजें तो प्रक्रियाओं से ही होती हैं, लेकिन असली खेल तो टेंडर के बाद शुरू होता है। ये तो सब जानते हैं, आज के टाइम में सब ऑटोमेशन पर है, सब ऑनलाइन होता है। बिड मंगाई जाती है, नाली से लेके जहाज तक का टेंडर वैसे ही होता है, लेकिन जो खेल होता है वो टेंडर होने के बाद होता है। टेंडर होने के बाद कितनी 100 मीटर का पट्टा अलॉट हुआ तो 500 मीटर तक चला गया। पीली पट्टी के इधर करनी है तो उधर कर दी गई। बात इसकी है, बात टेंडर में कोई खामी की नहीं है। सबको पता है नाली खड़ंजे से लेके जहाज तक का टेंडर ऑनलाइन बिडिंग के द्वारा होता है। जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा उसको टेंडर मिलता है। ये तो बड़ा बेसिक सा खेल है, लेकिन खेल असली जो शुरू होता है उसके बाद शुरू होता है मंत्री जी। जो उनकी अनियमितताएं हैं, रूल्स को फॉलो ना करना, समस्या ये है मंत्री जी। जो एक पॉलिसी, अलग सी पॉलिसी बना दी गई, बिना मकान मालिक से, बिना आरडब्ल्यूए से, बिना औद्योगिक लोगों के बात करे से पहले, इंस्टीट्यूशन से बिना बात करे एक पीली पट्टी खींच दी कि कल से ये अलॉट हो गई पार्किंग को। ठीक है, इसका तो बात तो इसमें पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए ना मंत्री जी, ये कहना है। विभाग के माननीय मंत्री जी इसको देख रहे होंगे जी जी, और संबंधित अधिकारी भी देख रहे होंगे, और मुझको लगता है कि अगर कोई विषय इस बार हमारे पास भी आएगा तो इसकी चलिए, हमारा विश्वास है मंत्री जी, इसको आप संज्ञान में लाएंगे, हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी।
विधायक जी, मेरा सवाल है कि आपसे एक छोटा सा सुझाव है। धीरेन्द्र सर, आपको आवाज आ रही? धीरेन्द्र सिंह जी जी। धीरेन्द्र सिंह जी, बस एक छोटा सा सुझाव है। जिस तरीके की पॉलिसी नोएडा में बना दी गई है ना, तो मुझे लगता है कि अगर इस पॉलिसी पे संज्ञान अभी से आपने ना लिया तो पॉलिसी जब आपके यहां पहुंचेगी तब ठीक नहीं होगा विधायक जी। जो मुझे लगता है, जो मेरा सुझाव है, जो क्योंकि हम काफी दिन से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब जवाब भी इस पे अधिकारी जवाब तो देना नहीं चाहते। बस जिस तरीके की पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, आरडब्ल्यूज के लिए बना दी गई है ना, पार्किंग की पॉलिसी, तो बिना बात किए हुए तो पॉलिसी जब ये आप तक पहुंचेगी विधायक जी, कहीं देर ना हो जाए। आ रहे धीरेन्द्र सिंह जी, जसवंत सैनी जी राज्य मंत्री यूपी सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। जसवंत सैनी जी, देखिए समस्या ये है अथॉरिटी की पार्किंग को लेकर, ठीक है, जहां मन हो पार्किंग बनाए। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल, आप अपना पूरा सवाल कीजिए धीरेन्द्र जी से। विधायक जी, उसकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने कहा था ये पॉलिसी आप तक ना पहुंच जाए, बहुत देर हो जाएगी। बीच में मत टोकिएगा। अगर कोई मंत्री भी आए तो उन्हें होल्ड कर दीजिएगा। ठीक है सर। अनिल जी बिल्कुल बताइए विधायक जी, हमारी उम्मीद आप ही से है। मेरी बात सुनिए पूरी। इस समस्या का मैं ही समाधान करवाऊंगा, और आपसे बात करते करते मैंने इसका पूरा कार्य योजना बना ली है। मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं ये सरकार से लागू करवाऊंगा कि नोएडा और वहाँ आने वाले जो भी लोग हैं उन्हें ये पता हो कि नोएडा में कितने पार्किंग स्थल हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पार्किंग होगी और कितना शुल्क लगेगा, उसका ठेकेदार कौन है और कब तक उसका कॉन्टैक्ट है। और इसके लिए चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मेरा प्रयास होगा कि एक बहुत बेहतरीन हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कराने की तरफ बढ़ेंगे। जो असुविधा लोगों को हो रही है, हम तकनीक के माध्यम से उसे बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। किस पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, यह भी तय किया जाना चाहिए। और मैं अनिल जी आप लोगों के साथ बैठूंगा, जो भी आपके सुझाव होंगे उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए हमारा और आपका मकसद नोएडा और वहाँ आने वाले लोगों को सुविधाएं देना है। चूँकि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर हैं, हमने शहर बसाए तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मेरी सरकार इसीलिए अस्तित्व में है और मेरे मुख्यमंत्री का यही विज़न है कि हम वो बेहतरीन सुविधाएं जिससे लोगों का जीवन सुलभ हो सके, वो हम सुविधाएं नोएडा में और जो हमारे नए बसने वाले यमुना क्षेत्र के शहर हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वहां दें। इसकी दिशा में हमारे प्रयास भी जारी हैं। मैं सिर्फ आज आपको यकीन ही दिला सकता हूं, आपके साथ बैठकर हम समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें आपको सुधार नजर आएगा। इसी विश्वास के साथ आज बात भी हम लोग कर रहे हैं और लग रहा है अनिल कि जल्द ही रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि संज्ञान में आ गया है बीजेपी एमएलए धीरेन्द्र सिंह के संज्ञान में। जिस मामले को एक बार पकड़ लेना उसे छोड़ते नहीं है। अमित से भी पूछे, कोई सवाल है अमित धीरेन्द्र सिंह जी से? देखिए, नमस्कार विधायक जी। विधायक जी से बहुत पुराना मेरे ताल्लुकात हैं, बातचीत हैं और विधायक जी को शुरू से जब से मैं जानता हूं, ऐसे पब्लिक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो हमेशा आगे लेकर जाते हैं। डीएनडी टोल पर शुल्क लगा करता था और लंबी लड़ाई विधायक जी ने उसके लिए लड़ी, धरना प्रदर्शन तमाम हुए और आज की डेट में नोएडा से दिल्ली जाने का जो टोल टैक्स है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार आगे आए और काफ़ी लंबी लंबी लड़ाई लड़ी। उसी तरीके से पार्किंग का जो मुद्दा है, ये पार्किंग का मुद्दा हर आम आदमी से जुड़ा है, हर उस आदमी से जुड़ा है जो 2 व्हीलर से चलता है, 4 व्हीलर से चलता है, दिन भर मेहनत करता है, अपने घर जाने में पार्किंग की वजह से लेट हो जाता है। विधायक जी, कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है इस पूरे मामले को? देखिए, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश नोएडा की समस्या से वाकिफ हो रहा है, तो ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने सारी कार्य योजना भी आपसे बात करते करते बना ली कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हम आज ट्रांसपेरेंसी के युग में जा रहे हैं।
अगर हम सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो जहां आपने भ्रष्टाचार की बात करी वो भी समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के मुखिया भी यही चाहते हैं कि शासन और प्रशासन के लोग ट्रांसपेरेंसी से चलें, तो हम इस दिशा में तकनीक का इस्तेमाल करके नोएडा जैसे शहर को एक बेहतरीन पार्किंग सुविधा वाला शहर बना सकें। आपके सहयोग से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको इसके परिणाम आने वाले दिनों में नज़र भी आने लगेंगे। और सभी को यही उम्मीद है आपसे धीरेन्द्र सिंह जी कि जल्द से जल्द इसका परिणाम भी दिखाई दे। और अमित कुछ कह रहे हैं? अमित आते हैं आपके पास। निश्चित जी राहुल, निश्चित तौर से परिणाम आपको ले जाना चाहते हैं विधायक जी। आने शुरू। अमित बोलिए। जी विधायक जी, एक तरफ ध्यान आपका ले जाना चाहते हैं, नोएडा में सड़कों पर पार्किंग ना हो, जाम ना लगे, उसको लेकर अरबों रुपया खर्च किया गया। आधा दर्जन के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी। वो मल्टी लेवल पार्किंग के आसपास स्थिति ये है कि सरफेस पार्किंग दी जा रही है और उन मल्टी लेवल जो पार्किंग है उनके अंदर अलग अलग कंपनियों की जो कार कंपनियां हैं, कार बनाने वाली कंपनी या खरीदने बेचने वाली कंपनी, उनको पूरा फ्लोर किराए पर दे दिया है पार्किंग संचालकों द्वारा। जबकि उस पैसे को केवल इसलिए लगाया गया था कि सड़कों से इन गाड़ियों को हटाकर व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर लगाया जाए। अरबों रुपया खर्च उसमें हुआ, लेकिन वो पूरी तरीके से बेकार नजर आ रहा है। देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आज पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राहुल जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। देखिए, प्राधिकरणों की स्थापना एक सुनियोजित शहर बनाने के लिए होती है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। जब इस शहर का प्लान हुआ होगा तो ये बहुत बड़ी कमी उसमें छोड़ी गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पार्किंग के पर्याप्त स्थलों की, जिसकी वजह से आज ये समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन 2017 के बाद बहुत सारी समस्याएं सरकार सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ी है। और मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो समस्या आज आपने उठाई है, इस समस्या को हम निस्तारित कराने के लिए और उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस वजह से आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा और मेरी सरकार का पूरा प्रयास होगा। क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए और बेहतरीन जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम करते ही नहीं हैं, उसे आगे भी ले जाने का प्रयास करेंगे। इस भरोसे के साथ मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए और विशेषज्ञों से मशवरा लेते हुए एक ऐसी पॉलिसी हम पार्किंग के लिए लाएंगे जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो और हर व्यक्ति को पता चल सके कि मुझे नियरेस्ट अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि एक एप्लीकेशन मैं यमुना प्राधिकरण के लिए बनवा रहा हूँ, जो चूंकि एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो लोग आएंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा हमें बस कहाँ से मिलेगी, कार कहाँ से मिलेगी। तो इस तरीके की एक एप्लीकेशन का सुझाव हम वहाँ के सीईओ के साथ बैठकर उन्हें देंगे। और देंगे क्या, बनवाएंगे। उनसे कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे पार्किंग सिस्टम होने चाहिए, लोगों से कोई अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। हर स्थिति, पार्किंग का स्थान, कितनी गाड़ी खड़ी हो सकती हैं, कौन आदमी वहाँ है, कितना शुल्क लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को जब हम ऑनलाइन कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का स्वतः ही निराकरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अमित चौधरी ने जिस समस्या को लेकर ध्यान खींचा है, मल्टी लेवल पार्किंग, उसे लेकर एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। नोएडा में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई थी ताकि लोगों को सहूलियत मिले और सड़कों पर खड़ी होने वाली गाड़ियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग में लगाया जा सके। सेक्टर 18 की मल्टी लेवल कार पार्किंग में मैं मौजूद हूँ।
फेमस मार्केट है, काफ़ी लोगों का आना जाना है और 3000 गाड़ी खड़ी करने की क्षमता इस पार्किंग में रखी गई थी। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्किंग को बनाया गया, लेकिन इसका प्रयोग ये हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जितनी भी गाड़ियाँ आपको ये खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं इस फ्लोर के अंदर, 4th फ्लोर पर हम मौजूद हैं इस पार्किंग के। गाड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखाएं। जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये सारी गाड़ी आम यूजर्स की नहीं है, ये गाड़ियाँ एक कंपनी की हैं, एक कार सेल करने वाली कंपनी द्वारा यहाँ पर यार्ड बनाया गया। ये पूरा 4था फ्लोर जो है ये एक ही कंपनी को किराए पर दे दिया है। जबकि सेक्टर के अंदर की बात करें तो तमाम जो गाड़ियां हैं नो पार्किंग में भी खड़ी होती हैं और सरफेस पार्किंग में भी खड़ी होती हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। और इन गाड़ियों के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ये वाइट कलर का जो स्टिकर है, इससे साफ प्रमाणित होता है कि ये गाड़ियाँ एक निजी कंपनी की हैं जिसके द्वारा कार को पुरानी कारों को सेल परचेज का काम किया जाता है। यानी जनता के लिए बनाई गई थी पार्किंग और अब इसको जो कार कंपनियां हैं उन कंपनियों को पूरा फ्लोर दे दिया गया है। पूरा फ्लोर देना प्राधिकरण के बायलॉज में है या नहीं है वो प्राधिकरण के अधिकारी स्पष्ट तौर पर कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन इस पार्किंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सरकार ने 250 करोड़ रुपया खर्च किया ताकि सेक्टर 18, जिसको अट्टा मार्केट से मिनी कनाट प्लेस के नाम से लोग जानते हैं, यहाँ आने वाले लोग अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर सकें और साथ ही उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन सेक्टर के अंदर की जो सड़कें हैं वहाँ पर जाम और गाड़ियों की पार्किंग लगातार रहती है। अब मल्टी लेवल पार्किंग जो 3000 गाड़ियों की क्षमता की है उसके कई फ्लोर खाली पड़े रहते हैं, लेकिन सरफेस पार्किंग में क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा लिया जाता है इस पार्किंग के मुताबिक, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ सड़कों पर ही जो ठेकेदार कंपनी है वो सड़कों पर ही पार्क कराती है। फिलहाल अफसर अब किस तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे वो देखना होगा। सभी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, देखिए, एक फैक्ट्री में काम करने वाला जाता है तो उसे ये समस्या ना हो कि उसके फैक्ट्री के सामने पार्किंग हो जाए। एक कार्यालय में काम करने वाला, निजी कार्यालय में काम करने वाला मल्टीनेशनल कंपनी में हो वो जाए, उसे ये दिक्कत ना हो कि उसके ऑफिस के सामने ही पार्किंग बना दी जाए अथॉरिटी की तरफ से। इन समस्याओं को लेकर भी अगर देखें तो समस्याएं कम नहीं हो रही, समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है। नियम कायदे कानून तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। आप गए, हर जगह आपने देखा तो यही पाया ना कि पीली लाइन खींच दी गई, पार्किंग शुरू। और देखिए, पीली लाइन एक ऐसी लाइन पकड़ ली है अथॉरिटी ने कि जहां से भी उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, सड़क पर जाएं, पीली लाइन खींचें और किसी भी ठेकेदार को दे दें और उसके बाद कह दे कि भाई अब यहाँ ये आपकी हुई और इसके बाद इसको संभालिए और पैसा देते रहिए। तो ये ठेका दे देते हैं अथॉरिटी वाले। और जिस सेक्टर में हम जहां पर गए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो या इसके अलावा नॉर्मल एरिया भी रहे हो, वहां पर भी ये पीली लाइन हमें दिखाई दी, जो अब खतरे की लाइन दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये लगातार बढ़ती जा रही है और पूरा नोएडा इसके ग्रस्त में आ रहा है। और खासतौर पर जो लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं उनकी जेब पर इसका लगातार असर पड़ता जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रेट लिस्ट अभी तक दिखाई गई है उसमें अलग अलग रेट दिखाए गए हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा पैसा वसूला जाता है, क्योंकि 1 घंटे बाद ही वो रेट लिस्ट बढ़ने लगती है। मीटर की तरह लगातार वो मीटर घूमने लगता है, कहीं रुकता नहीं है। जब तक आप कंपनी में जॉब करेंगे आपका मीटर चलता रहेगा, या फिर आपके पास मंथली पास है तो आपके लिए वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो आपके लिए वो मीटर एक ही दिन का 200, 300, 400 तक भी पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। यहां जो लोग जॉब करने आए हैं उनकी परेशानी यही है कि अगर हम अपनी बाइक को खड़ी करते हैं बाहर तो उसका पैसा देना है, 4 व्हीलर को खड़ा करते हैं तो उसका पैसा देना है, जबकि जॉब करने आ रहे हैं, कंपनी ने बुलाया है और कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है। तो ये सवाल बनता है, अथॉरिटी के ऊपर भी सवाल बनता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां भी उसको लगता है कि वहां पर पार्किंग शुरू करा देती है, जबकि वहां नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अगर हम देखें तो रोड भी घिर जाता है, क्योंकि रोड जो बनाया जाता है सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, ताकि आराम से गाड़ियां वहां से गुजर सकें, आराम से लोग वहां से जा सकें। इसी वजह से नोएडा को व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। लेकिन अब जिसने नोएडा प्राधिकरण को डेवलप किया, नोएडा प्राधिकरण जिस तरह से डेवलप हुई उसी तरह से अब वो अव्यवस्थित होती जा रही है और खुद ही उसको अव्यवस्थित करने का काम प्राधिकरण के अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं। वो येलो पट्टी जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं उसे बनाते हुए, क्योंकि वो हर सड़क पर आपको दिखाई दी जाएगी। जिस सड़क से आप गुजरेंगे उस सड़क के अंदर वो आपको येलो पट्टी दिखाई देगी, और येलो पट्टी दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा अगर आप उसके अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपकी जेब भी कटने वाली है, आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, अमित और अनिल आपका, और साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जल्दी बैठेंगे
और उस चर्चा होगी ये कि आपने समस्या का हल निकाल लिया और समस्या को हल करवा दिया है। ऑपरेशन पार्किंग लगातार न्यूज स्टेट पर जारी रहेगा। हर एक पॉइंट, हर एक स्तर पर क्या कमियां है इसके पीछे, वो न्यूज स्टेट आपको बताता रहेगा।